मिस्टर ट्रंप की कैलकुलेशन थी, उसमें यही था कि मैं न्यूक्लियर को जब स्ट्राइक कर लेता हूं तो उसके बाद ही शुड स्टॉप देयर, बिकॉज उनका हमेशा से 2017 से ये है कि ईरान जो है वो नहीं बन सकता। एक क्लेम है यूएस का, मिस्टर ट्रंप का, एक काउंटर क्लेम है जो वो ईरान का है। हर कोई यही साबित करना चाहता है, खुद घर में और बाहर इंटरनेशनली, कि उसने जंग में कामयाबी हासिल की है, जंग में फतह उसकी हुई है। ये उस वक्त हमें क्लियर होगा जाके कि डिस्ट्रक्शन हुई नहीं हुई, जब इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स इस चीज़ को दे विल गो थ्रू अ प्रोसेस और वो फिर असरटेन करेंगे, तो ये क्लैरिटी इस पे तब आएगी। 10 मई के बाद और 10 मई के पहले वाला इंडिया बड़ा फर्क आ गया है। बड़ी मिथ थी 10 मई से पहले, काउंटर वेट टू चाइना, काउंटर बैलेंस टू चाइना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर। जो मिस्टर मोदी की पर्सनैलिटी को डेंट पड़ा, जिस तरीके से इंडिया का मोराल डाउन हुआ, जिस तरीके से इंडिया एक्सपोज हुआ, जिस तरीके से इंडिया की मिथ टूटी, आपने वो G7 पे भी देख लिया है किस तरीके से गोलमोल ही हुआ है सारा। एससीओ में अभी आपने देख लिया है। अजीत डोवाल डॉक्ट्रिन क्या है? डिफेंसिव ऑफेंसिव, ऑफेंसिव ऑफेंसिव, ये पुरानी चीजें हैं, वॉरफेयर की चीजें, कोई डॉक्ट्रिन वगैरह नहीं है, कोई इस तरह की है, सारी पुरानी फजूल बातें थी। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब, साबिक कोर कमांडर सदर्न कमांड भी और साबिक कौमी सलामती के मशीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अभी ईरान और इसराइल के मुद्दे पे जितने भी तज्जियाकार हैं, वो बाहर बैठे हों या पाकिस्तान से उनका ताल्लुक हो या अमेरिका में बैठे हों, वो दो ही बातें कर रहे हैं। एक तो उनका कहना है कि जो इसराइली फ़ौज की बर्तरी का मिथ था वो बुरे तरीके से टूटा, आयरन डोम का जो मिथ था कि भाई वहाँ आप अटैक नहीं कर सकते, वो टूटा। तीसरा, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिस्ट्रक्शन का एजेंडा लेकर इसराइल चला था और अमेरिका चला था, वो पूरा ना हो सका और रजीम चेंज भी फेल हो गया। आप किस तरह से सम अप कर सकेंगे जी इन सारी चीज़ों को? जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मिथ तो वाकई टूटी है और मिथ टूटने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि आप देखिए कि सीज़ फायर का ऐलान कहाँ से आया और कैसे कोरियोग्राफ हुआ। और उस वक़्त आया जब ऐसे नहीं है कि ईरान जो है वो कहीं गिर पड़ा था। ईरान ग्रेसफुली अपने कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से अपने पाँव पे उस वक़्त बिल्कुल विराजमान खड़ा था। तो ऑब्वियसली जो है मिथ टूटी है। अब जो पॉलिटिको मिलिट्री वो अपने ऑब्जेक्टिव्स लेके चले थे, काफ़ी तो सामने नज़र आ रहे हैं। ये मिथ टूटने से रिलेटेड हैं, क्योंकि रजीम चेंज भी वो नहीं कर पाए। और होते कौन है वो रजीम चेंज करने वाले? बिकॉज उन्होंने पहले भी मुस्लिम वर्ल्ड्स में बड़ी रजीम्स चेंज किए हैं और उन्होंने सारे हमारे लीडर्स मारे हैं और मुस्लिम दुनिया को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन इसके साथ साथ चंद एक एरियाज अभी हैं जो वक्त के साथ असरटेन होंगे, बिकॉज डिस्ट्रॉय करने वाले जो हैं न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को, वो बड़ा स्ट्रांगली क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ऑब्वियसली ईरान उस चीज़ को तस्लीम नहीं कर रहा। तो ये कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बाद में जब इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस वगैरह का सिस्टम टेबल पे बैठने के बाद जब शुरू होगा तो बहुत सारी चीज़ें बाद में असरटेन की जाएंगी। लेकिन सरेदस्त जो है सीज़ फायर हो चुका हुआ है। उससे पहले इज़राइल ने जो ईरान का फॉरवर्ड पोस्चर था, होतीज़ वाला, हमास वाला, हिजबुल्लाह वाला, उनको भी काफ़ी तरीके से डेंट किया था। ईरान को भी काफ़ी इस दफ़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये टाइमली है, ये वक्त के साथ साथ बल्कि बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक दफ़ा दे ऑप्टेड टू गो टू वॉर बट दे कुड नॉट विन इट द वे दे वांटेड टू, क्योंकि जंग जो है हमेशा जीतने के लिए लड़ी जाती है, हारने के लिए नहीं लड़ी जाती।
अच्छा जनरल साहब, तो इस पे तो मैं जी ये कहूँगा जो आपने कमेंट दिया। अच्छा जनरल साहब, इसको कैसे आप इसे भी प्लीज़ इसमें भी गाइड कीजिएगा कि जो ही ईरान जो है उसने कतर पर अमेरिकन जो अड्डा है वहाँ अटैक किया, दीगर बरादरी इस्लामी ममालिक जो हैं उन पर अटैक किया, साथ ही ट्वीट भी आ जाते हैं और साथ ही जंग बंदी के ऐलानात भी शुरू हो जाते हैं, साथ ही कहा जाता है कि ईरान ने बता के किया। आयतुल्लाह खamenei कल कहते हैं कि भाई किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया, और वहाँ सबसे बड़ा परसेप्शन जो ईरान में डेवलप हुआ वो कहते हैं कि मिसाइल जहाँ भी लगे, लगे नहीं लगे, पहुँचे नहीं पहुँचे, इंटरसेप्ट हुए या नहीं हुए, यही बहुत बड़ी बात थी कि एक बहुत बड़ी सुपर पावर को आपने ललकारा और उसे मार दिया इस तरीके से। इन सारी चीज़ों को आप कैसे सम अप करेंगे जी? ये भी देखिए ना, एक ईरान के जो जुर्रतमंदाना और जो उनका जो कौमी जो बिहेवियर है उस चीज़ की अक्कासी करता है, उनकी सोच की अक्कासी करता है। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके से चीज़ें कोरियोग्राफ हुई थी, मेरे ख्याल में जो मिस्टर ट्रंप की कैलकुलेशन थी उसमें यही था कि मैं न्यूक्लियर को जब स्ट्राइक कर लेता हूं तो उसके बाद ही शुड स्टॉप देयर, बिकॉज उनका हमेशा से 2017 से ये है कि ईरान जो है वो नहीं बन सकता। एंड द मोमेंट ही गॉट द फीडबैक कि न्यूक्लियर को उन्होंने इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय किया है, तो उसने साथ ही ये कह दिया। बहरहाल ईरान ने गो ब्रदर मुल्क है कतर, लेकिन उन्होंने एक अमेरिकन बेस को निशाना बनाया, और बड़ी अच्छी बात है कि कतर ने भी उसको सारी इम्प्लीकेशन समझते हुए उस चीज़ को कोई तूल नहीं दिया, और फाइनली ये बात कंक्लूड हो गई। तो देखिएगा कि एक तरफ तो ईरान का बिहेवियर है, दूसरी तरफ से मुकम्मल कोरियोग्राफ्ड जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। तो इन दोनों का आपस में उस सेंस में इतना गहरा रिलेशनशिप नहीं है। ऐसे नहीं है कि अमेरिका ने वो 6-7 मिसाइल से डर के तो एकदम सीज़ फायर कर दिया, बल्कि उनका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये था कि इनका न्यूक्लियर डिस्ट्रॉय करें और साथ ही फिर सीज़ फायर करें। मैं ये समझता हूँ इस चीज़ को। ठीक। अच्छा दूसरा जनरल साहब, कल भी वो प्रेस ब्रीफिंग देते हुए उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो बंकर बस्टर बम्स थे वो 15 साल पहले से उन्होंने प्लान करना शुरू किए थे, और फर्दो का जो इंस्टॉलेशन जोहरी उनका है उसको हिट करने के लिए स्पेशली 2 साइंसदान डिप्लॉय किए गए और उन्होंने बनाया और उस पर तजर्बात किए बेशुमार। 15 साल की लंबी प्लानिंग का ये नतीजा था। और दीगर मुल्कों के लिए कौन कौन सी प्लानिंग वो लेके बैठे हैं और क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, इसको भी शायद देखने की ज़रूरत है। हाँ जी, ये इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। शाह ऑफ ईरान से ये सिलसिला शुरू हुआ है, वो जब से ईरान न्यूक्लियर बनने की कोशिश कर रहा था, और किस तरीके से ग्रेजुअली ये फिर इसको डिनाई करते रहे हैं, किस तरीके से ईरान ने भी बीच में अबैंडन किया है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम। और लेकिन ये पूरी दुनिया को समझ है कि इस तरह की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कहाँ रखा जाता है, इन द इनर फोल्ड्स ऑफ अर्थ, टू मेक श्योर कि वो सिक्योर रहे। और फिर जब उसका काउंटर ढूंढा जाता है तो वो इसी तरह के बंकर बस्टर्स वगैरह बनाए जाते हैं ताकि उसको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जा सके। बहरहाल मैं आपको ये आइडेंटिफाई करता चलूँ कि एक क्लेम है यूएस का, मिस्टर ट्रंप का एक काउंटर क्लेम है जो वो ईरान का है, बिकॉज इस वक्त यूएस भी, ईरान भी, इजराइल भी नोशन ऑफ विक्ट्री जो है वो कार्व कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग आउट ऑफ वॉर। तो उन्होंने एक परसेप्शन बिल्ड करनी है कि हमने इस जंग में क्या खोया क्या पाया। तो हर कोई यही साबित करना चाहता है, खुद घर में और बाहर इंटरनेशनली, कि उसने जंग में कामयाबी हासिल की है, जंग में फतह उसकी हुई है। लेकिन ये एरिया भी ग्रे है, स्पेकुलेटिव एरिया है। ये उस वक्त हमें क्लियर होगा जाके कि डिस्ट्रक्शन हुई नहीं हुई, जब इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स इस चीज़ को दे विल गो थ्रू अ प्रोसेस और वो फिर असरटेन करेंगे, तो ये क्लैरिटी इस पे तब आएगी। अच्छा, जो जो इंटेलिजेंस लीक पर रिपोर्ट की CNN ने, दीगर फॉक्स ने भी, दीगर सारे इदारों ने, ट्रंप कहते हैं इनकी जॉब्स आप ले लें,
और इन्होंने गलत और गुमराह कौन रिपोर्टिंग की है, तो अमेरिकन मीडिया मोस्टली वो ट्रंप के जो और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से जो क्लेम्स हैं, ख़ास तौर पर ये कि आपने वहाँ यूरेनियम भी सारी दफन कर दी है और इतना ज़्यादा तबाह हुआ है कि वो सारा सफ़ा हस्ती से मिट गया सब कुछ, तो उसको तो अमेरिकन मीडिया भी डिनाई कर रहा है। देखिए ना, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रे एरिया है, ये स्पेकुलेटिव एरिया है, और मिस्टर ट्रंप की पर्सनैलिटी इस तरीके से है कि उनको अपने घर में भी लोग बिलीव नहीं कर रहे। लेकिन however whatever information is available to Mr. Trump, starting from the satellite coverage to the cyber to his own air force capability to take the pictorial coverage of whatever they engage and bomb, and subsequently ground intelligence जो human intelligence है, तो सारी चीज़ों को मिला के वो बात कर रहे हैं ना, तो उनकी बातों को मेरा मतलब लेट्स टेक इट लाइक दिस, लेट्स टेक इट के मीडिया भी उनका जो है वो उसमें भी वो उसको फुली एग्री नहीं कर रहा, इंडोर्स नहीं कर रहा, ईरान इंडोर्स नहीं कर रहा। लेकिन फहद साहब, ये चीज़ असल में असरटेन तो तब होगी ना जब ऑन ग्राउंड जाके देख लिया जाएगा। तो अभी इसको आप इसी तरीके से सुने, इसी तरीके से देखें, लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट, और इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशंस का हिस्सा बनने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा जनरल साहब, ये बाद जो में देखा जाएगा। जी राइट, जो शंघाई तावन तंजीम वाला मामला है, इसमें यशवंत सिन्हा उनके साबिक वजीर हैं और उन्होंने कहा है कि इंडिया स्टैंड्स कम्प्लीटली आइसोलेटेड एट द ग्लोबल स्टेज, पहलगाम हैज़ बिन इग्नोर्ड एंड बलूचिस्तान हैज़ बिन मैंशनड, द पीएम हैज़ फेल्ड कम्प्लीटली एंड मस्ट रिज़ाइन। वो प्राइम मिनिस्टर हैं कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए, आपको इंटरनेशनल आइसोलेशन का भी सामना है, वहाँ पहलगाम जो है वो इग्नोर हो गया और बलूचिस्तान मेंशन हो गया। तो क्या सर इस पे क्या टेक है आपका, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट भी है, आपके काउंटर पार्ट से आपकी मीटिंग्स भी बड़ी शामिल हैं उसमें, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे बहुत बड़ा नाम है जी, आप इस पे गाइड कीजिए प्लीज़। अब देखिए, ये बात अगर हम कहते तो बहुत डिफरेंट होती। ठीक। अब ये बात कहाँ से आ रही है? इंडिया से आ रही है। राइट। कहाँ से आ रही है? उनके अपने घर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? उनके लीडरशिप लेवल से आ रही है। तो ऑब्वियसली उसके बहुत सारे बेसिस हैं जो वो लोग फील करते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम को मिस्टर मोदी ने लेट डाउन किया है, किस तरीके से इंडिया की आवाम को लेट डाउन किया है, लिहाजा वो अब उनसे रिज़ाइन की डिमांड करें। तो ये सिर्फ सिंगल वॉइस नहीं है, ये तो वो आवाज़ है जो कि सुनी गई है जगह जगह। इस तरह के मिस्टर मोदी के अगेंस्ट इस तरह की चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। बहरहाल 10 मई के बाद और 10 मई के पहले वाला इंडिया बड़ा फ़र्क आ गया है लोगों की आउटलुक में। क्या फ़र्क है जी एग्जैक्टली अगर आप जो आपने कैलकुलेट किया है, क्या फ़र्क है एग्जैक्टली 10 मई से पहले के इंडिया में और बाद के इंडिया में? मुझे फ़र्क बड़ी मिथ थी 10 मई से पहले। काउंटर वेट टू चाइना, काउंटर बैलेंस टू चाइना, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मेंबर ऑफ क्वाड, एवरीवेयर इंडिया, ऑल द रोड्स वर गोइंग टू इंडिया। लेकिन सबसे बड़ा डेंट ये पड़ा जब हमारे साथ उन्होंने, मेरा मतलब है, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपनी इज़्ज़त को दांव पे लगाया एक छोटे से इंसिडेंट के ऊपर। तो उसके बाद जो काउंटर वेट टू चाइना को जो डेंट पड़ा, जो मिस्टर मोदी की पर्सनैलिटी को डेंट पड़ा, जिस तरीके से इंडिया का मोराल डाउन हुआ, जिस तरीके से इंडिया एक्सपोज हुआ, जिस तरीके से इंडिया की मिथ टूटी, तो ये इंडिया का जो इमेज है ना 10 मई से पहले वाला और 10 मई के बाद वाला, अभी आप देखिएगा, आपने तो सिर्फ SCO पे देखा है, आपने वो G7 पे भी देख लिया है किस तरीके से गोलमोल ही हुआ है सारा। SCO में अभी आपने देख लिया है। तो अभी आप देखें ना कि ये बाकी चीज़ों में जब जाते हैं
पार्टिसिपेट करने के लिए किस मुंह और किस कद के साथ जाएंगे कि मैं मार खा के आया हूँ और मैं वो हूँ जिसने 24 करोड़ लोगों का पानी बंद किया हुआ है और मैं वो हूँ जो हिंदुत्वा चला रहा है, मैं वो हूँ जो अपने ही मुल्क को क्रिमिनल बेसिस पे तकसीम कर रहा हूँ। तो ये बड़ा फ़र्क आ गया है फाद साहब। अभी मैं इससे ज़्यादा भी और क्या कहूँ सर। अच्छा, मुझे सर आखिरी बात पूछना है कि इन सारे मुद्दों में आपको याद होगा कि हमेशा कहा जाता था कि इंडिया को अगर आपने समझना है तो अजीत दोवल डॉक्ट्राइन को आप समझिए, और तीसरी दफ़ा की वो एक्सटेंशन पे है। तो इन सारे माहौल में मोदी वीक हुए, वहाँ का जो उनका डॉक्ट्राइन है वो तो समंदर बुर्द हो गया। तो अब आप फिर अजीत दोवल डॉक्ट्राइन वाली जो मिथ है या इस तरह का जो स्पेकुलेट किया जाता था वो उसे कहाँ देखते हैं? देखिए, ये अजीत दोवल डॉक्ट्रिन, क्योंकि ऑल द रोड्स वर गोइंग टू इंडिया, इंडिया वाज डूइंग वेल, तो ऐसे लग रहा था जैसे अजीत दोवल डॉक्ट्रिन। अजीत दोवल डॉक्ट्रिन क्या है? डिफेंसिव ऑफेंसिव, ऑफेंसिव ऑफेंसिव, ये पुरानी चीज़ें हैं, वॉरफेयर की चीज़ें जो उन्होंने एक स्पीच की और पब्लिक में हुई और बड़ी उसकी पिजराई हुई और फिर उन्होंने बलूचिस्तान का कह दिया और इस तरीके से हमें धमकियां दे दी। कोई डॉक्ट्रिन वगैरह नहीं है, कोई इस तरह की है, सारी पुरानी फजूल बातें थी और हम भी उसको सारी इस तरह की बातों को ग्लोरीफाई करते रहे। अभी आप देखिए ना कि अगर इतना ही उनके साथ फेमो फरासत होता, इतनी उनकी सोच होती, उनकी डेप्थ होती, जो अल्लाह ने उनको मुकाम दे दिया था, चलो काउंटर वेट टू चाइना बनने के लिए, जो एकदम यूएस और वेस्ट की गोद में बैठ गए थे, तो वो सारा कुछ अपने मुल्क को ठीक करने के लिए करते ना। हमारे हाथों क्यों उन जलील हुए हैं? तो ये क्या फेमो फरासत है, ये क्या सोच है, कौन सी डॉक्ट्रिन है? अब बोले ना वो किधर है डॉक्ट्रिन जो हमने सारा कुछ इनका अनडू कर दिया? तो ये ऐसे हम ज़्यादा ही बहुत शुक्रिया सर, बढ़िया हम बात कीजिए कौमी सलामती के साबिक मशीर नासिर जंजुआ साहब, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो अजीत दोवल डॉक्ट्राइन है वो था ही नहीं, और अगर वो था और उसकी कोई फहमो फरासत बची थी तो वो फिर किधर है। शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी, हमारे साथ रहिए।